भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और बजट 2021-22 गांव और किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। और आज संसद में पेश होने जा रहा है आम बजट 2021-22 और इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। जाहिर तौर पर ये जो बजट है ये काफी मायनों में बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। कई खास बातें इस बजट से जुड़ी हुई है। पहली बात तो यह है कि इस दशक का यह पहला बजट होगा। दूसरी खास बात, कोरोना काल के बाद यह पहला बजट होगा। कोरोना काल में जिसने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का दिया है, इस बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है और इसी के बीच में यह कोरोना के काल के बाद का पहला बजट होगा। साथ ही सबसे अहम बात जो ये है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से पेपरलेस बजट होगा। डिजिटल तरीके से पेश किया जाने वाला ये अपने आप में पहला बजट होगा। तो बहुत सारी उम्मीदें इस बीच लोगों को लगी हुई है इस बजट से। कई मायनों में खास है ये बजट। तो क्या कुछ मिलेगा इस बजट में, खासतौर पर किसान और जो गांव के लोग हैं वो तमाम जरूर उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के जो है जिसमें थोड़ी सी उथल पुथल मच गई है कोरोना काल की वजह से, जिसमें हम देख रहे हैं कि विनिर्माण और सेवा सेक्टर में गिरावट का रुख रहा। वहीं पर अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो कृषि क्षेत्र ने किया है और 3.4% की इसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है कि इस क्षेत्र को और मजबूती दी जाएगी और हर बार की तरह इस बार भी सरकार की प्राथमिकता में ये क्षेत्र रहेगा। तो हम देखेंगे कि गांव और किसान को इस बजट से क्या कुछ मिलता है। जाहिर तौर पर तमाम उम्मीदें जो हैं वो हमारी इस पर टिकी हुई हैं और किस तरीके से देखिए पल पल की अपडेट आपको आज के बजट में हम देने जा रहे हैं। और ना सिर्फ अगर हम किसानों की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, उनकी तो उम्मीदें हैं ही, बल्कि अगर मोनालिसा हम खासतौर से ग्लोबल ट्रेंड भी देखें तो जिस तरीके से IMF ने अपना डेटा दिया था उसके अनुसार भी एक अच्छी खासी वृद्धि दर जो है वो सीधे तौर पर दिखा दी गई है। भले ही अभी हमने देखा हो कि थोड़ा सा जो गिरावट का दौर था वो हमने देखा, लेकिन जैसा आपने कहा कोरोना कालखंड में भी कृषि अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम मजबूत यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ हम कहते ही हैं, बल्कि कोरोना कालखंड में भी हमने देखा एक मजबूत रीढ़ का काम किया है कृषि क्षेत्र ने। बिल्कुल। और खास तौर पे मैं अगर आर्थिक सर्वेक्षण में जो कृषि और खाद्य प्रबंधन का अध्याय है उसकी शुरुआत में जो कथन लिखा गया है उससे अगर यहां पर शुरू करूं तो कृषक बिन निज स्वार्थ से लोक का भरण करता है और इस संपूर्ण जगत के जीवों को अपनी इस सत्ता के आश्रय में लेता है। और ये जो है तमिल कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है तिरुवल्लुवर, उनका कथन है और उसी से ये अध्याय शुरू होता है। और जाहिर तौर पर ये जो कृषक है इसकी महत्ता को हमने इस कोविड काल में और भी बेहतर तरीके से समझा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि तमाम कामकाज बंद हो गए थे और आवाजाही बंद थी। इस बीच भी जो खाद्य आपूर्ति है वो लगातार जारी रही है और खासतौर पर अर्थव्यवस्था की हम बात कर ही रहे हैं, उसमें जिस तरह से गिरावट का एक रुख देखा गया है बाकी सेक्टर्स में, उस जगह पर कृषि क्षेत्र ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसे में जो कृषि क्षेत्र है उससे उम्मीदें और बढ़ गई है। तो आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये जो आम बजट पेश होने वाला है इससे किस तरह की उम्मीदें गांव और किसान को है। इसके साथ ही आप हमारे साथ बजट भाषण भी आगे देख सकते हैं और बजट भाषण के बाद हम विश्लेषण करेंगे कि गांव और किसान को आखिरकार क्या कुछ मिला। फिलहाल बजट की उम्मीदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ श्री छबिलेंद्र राउल जी हैं जो कि पूर्व सचिव हैं उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में। छबिलेंद्र राउल जी लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे और बजट पे हम चर्चा करते रहे हैं और अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं सचिव के पद से, तो उनसे भी हम इसके बारे में और कृषि क्षेत्र में क्या उम्मीदें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कृषि क्षेत्र पर पैनी निगाह रहती है उनकी, तो वो क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं उन पर बातचीत करेंगे।
और खास बात है कि किसानों को खास तौर पे क्या उम्मीद है, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम किसान नेता श्री अजीत तेवतिया से। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो राहुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं और खासतौर पे कृषि क्षेत्र की बात करें तो होता है ना कि अगर आपने परीक्षा बड़ी ही मुश्किल से घड़ी में आपने पास किए, अच्छे नंबर लाए हैं, तो आपको उम्मीद भी होती है कि इसका परिणाम भी कुछ अच्छा होगा, कुछ उपहार भी मिलेंगे। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार के बजट में कुछ खास रहेगा? देखिए कि जरूर जो क्षेत्र हमें पिछले साल में, जैसे आप बताए कि सारे जो सेक्टर्स है उसमें गिरावट आई थी जी, मगर एक जो कृषि क्षेत्र था उसमें 3.42 ग्रोथ हुई है। जी जी, खाली कृषि क्षेत्र नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे 9 कोर सेक्टर्स है, 9 कोर सेक्टर्स है। उसमें जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग कोरोना काल भी हुआ है। जी। तो ये जो सपोर्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर और केमिकल्स है और कृषि क्षेत्र, ये हमें कोरोना काल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, ग्रोथ दिए हैं। और थोड़ा हमारा जो गिरावट, आर्थिक गिरावट है, पहले काफी प्रेडिक्शन था कि ये 15% डाउन जाएगा। अभी आप इकोनॉमिक सर्वे में देखें कि ये अभी 7.7 गिरावट होने का उम्मीद किया गया है। तो ये जो पॉजिटिव निशाना या जो दिशा निर्देश आई है, ये क्षेत्र करके आई है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जरूर ये हमारे जो अर्थ मंत्री है ये क्षेत्र को और उत्साह देने वास्ते जरूर कुछ प्रबंध करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल एक गिरावट जरूर दिख रही है जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें 7.7 की, लेकिन ये अनुमान जताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो अगला वित्त वर्ष होगा, जो आगामी वित्त वर्ष होगा, उसमें 11% की वृद्धि दर जो है वो रहेगी। तो एक तरह से उम्मीदें भविष्य के लिए आ रही है और इसमें जो कृषि का क्षेत्र है उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये भी देखना होगा। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं कि अरविंद जी से हम आगे जुड़ेंगे, लेकिन अजीत जी आपसे जानना चाहेंगे, बताएं, गांव और किसान, हर बार आप सभी को काफी उम्मीदें रहती है और हर बार सरकार की प्राथमिकता में यह क्षेत्र रहा है बजट में, इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, अभी जब भाई साहब ने बात करी थी, जब पूरा देश जब वैश्विक उसमें गुजर रहा था महामारी में, तो केवल किसान खड़ा हुआ था। और आज अगर देखें तो पूरे देश में 86% किसान जो ऐसा है जो लघु और सीमांत है, और आज उसकी भंडारण की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि उसी के कारण आज पूरा देश वो खाना खिलाने में सक्षम होता है। तो हम ये चाहेंगे किसानों के लिए इसमें एक ऐसा बजट का प्रावधान रहे कि जो प्रधानमंत्री की योजना थी 2022 तक कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, उसमें ऑर्गेनिक सेक्टर की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए और सिंचाई की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा बजट इस बार आना चाहिए। जी बिल्कुल, उम्मीद जैसे हम सभी कर रहे हैं कि लगातार जो किसानों की उम्मीदें हैं, देखिए वो हर बार मोनालिसा पूरी होती भी आई हैं जब हम बजट की बात करते हैं। और खासतौर से यहाँ अगर बात करते हैं हम पिछले बजट की, क्या कुछ रहा था, और हम कह भी सकते हैं जो बात कही गई थी उस बजट में हर उस बात को पूरा किया गया है। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं हम पिछले बजट पर। पिछले बजट में पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम करने की बात कही गई। पानी की कमी की समस्या वाले 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाने की बात भी पिछले बजट में थी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट से जोड़ने का वादा था। वित्त मंत्री ने कहा कि बंजर जमीन पर किसान सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगा सकते हैं और उस ग्रिड को बेच भी सकते हैं। बजट में रासायनिक उर्वरकों के न्याय संगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। वित्त मंत्री ने गृह ब्लॉक और तालुका स्तर पर नए भंडार गृह बनाए जाने की बात कही। बजट भाषण में कहा गया कि भंडार गृह राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम की अपनी जमीन पर भी बनाया जा सकेगा। ग्राम भंडारण स्कीम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया।
साथ ही दुग्ध, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किसान रेल बनाए जाने और कृषि उड़ान लॉन्च करने का वादा भी पिछले बजट में था। बागवानी फसलों के लिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम बनाना, ऑनलाइन मार्केट मजबूत करना, फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम को मजबूती देना भी पिछले बजट में शामिल था। किसानों को 15 लाख करोड़ का ऋण देने और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 10 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके अलावा समुद्री इलाकों में सागर मित्र के जरिए 20 करोड़ 80 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत बने 58 लाख स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की बात भी पिछले बजट में की गई। जी हाँ, तो ये तमाम घोषणाएं जो पिछले बजट में की गई थी और सरकार सिर्फ यही नहीं रुकी बल्कि इसके बाद भी कई आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की जाती रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर तेजी से हम आगे बढ़ पाए हैं इन तमाम घोषणाओं और इन तमाम सरकारी प्रयासों के बाद। और ऐसे में छबिलेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह इस कृषि क्षेत्र में आपको नजर आती है, क्या खूबी है जिसकी वजह से हम इस असामान्य परिस्थितियों में भी एक अच्छा वृद्धि दर पा सके हैं, और इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये लगातार जो कोशिश होती रही है बजट में फिर आर्थिक पैकेज के जरिए, उसकी कितनी भूमिका रही है, कितना रोल रहा है? देखिए, ये जो पॉजिटिव ग्रोथ आई है कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र को जो सहायक करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके लिए सरकार का जो स्कीम है और जो प्रोत्साहन है वो काफ़ी अहम रोल अदा किया है। आप देखेंगे जो 4 पैकेज दिया गया है अर्थमंत्री से, उसमें कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रावधान है। बिल्कुल, जैसे आपको मैं बताऊं कि जो चौथा पैकेज था, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए जी, हमारे जब फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जाता था कि हमें पिछले साल थोड़ा कम मिला था क्योंकि बजट एलोकेशन के मुताबिक 73,000 करोड़ था, मगर इस क्षेत्र का अहमियत को देख के चौथी जो इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया उसमें 65,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन किया गया था जी। और तो बजट में ये कहा जा रहा था कि खाद्य सब्सिडी बढ़ गया है लेकिन जो उर्वरक सब्सिडी है वो कम हो गया है, और आप बता रहे हैं कैसे ये वित्त वर्ष के अंत तक आते आते वो जो उर्वरक सब्सिडी है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए आगामी बजट के लिए आपको क्या उम्मीद है? जो उर्वरक सब्सिडी है वो कैसा रहेगा आगे भी? देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू है कि जो हमारा ये जो चालू साल है उसमें अगर हम बजट चौथा इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट को हम उम्मीद करते हैं कि ये आरई में आ जाएगा, रिवाइज बजट ऑफ 2020-21 में एलोकेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2020-21 में 1,35,000 करोड़ की सब्सिडी एलोकेशन होगी जी। उसी से उम्मीद है कि जितना बैकलॉग था फर्टिलाइजर सब्सिडी सारे वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है। और हर एक साल जो लगभग सब्सिडी आती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो 85,000 करोड़ है। तो हमें उम्मीद है कि इस बजट में वो बराबर उतना प्रावधान होगा जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए जो उम्मीदें हैं, और खासतौर से अजीत जी अगर हम बात करते हैं किसानों की उम्मीद को लेकर भी, खाद की अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, और पिछले 6 वर्षों की अगर खासतौर से बात की जाए तो काफ़ी सहूलियत और सुविधाएं जो हैं वो हमने देखी है कृषि क्षेत्र में आई हैं और किसानों को काफ़ी लाभ मिला है उनसे। सर, एक बार जो खाद जो हमारा आ रहा है ना, उस पर सब्सिडी पहली बार सरकार ये कह रही थी कि उनके खातों में आएगी, लेकिन उसको प्रोसेस को वो चालू नहीं कर पाए। और आज जो खाद अगर किसान को मिल रहा है तो वो अंगूठे से और आधार कार्ड दिखाकर मिलता है, जो कि इसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। लेकिन एक स्थिति वो भी थी जब काफी लंबी कतारें लगती थी और बड़ी मुश्किल से अगर कोई किसान है तो उसको जो खाद या उर्वरक है वो मिल पाता था जी। वो अब जो नीम कोटेड जो चला है उससे काफ़ी सहूलत हुई है, लेकिन अभी जो हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ना अपने यहाँ की जो स्टेबल जो मार्केट है वो खाद में और ज़्यादा बनाए ताकि किसानों को उर्वरक मिलने में आसानी हो सके जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो छबिलेंद्र जी, उपलब्धता और आसानी से हो इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? और इस बीच आप लोगों ने होम डिलीवरी करके पहुंचाने का भी जो प्रयास है या पहल है वो शुरू की है, उसके किस तरह के परिणाम आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रयास, इस तरह के प्रयास और आगे बढ़ेंगे?
पहले तो जो फर्टिलाइजर का जो लॉजिस्टिक है सप्लाई करने का, ये बड़ा एक यू कैन से कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है जी जी। और ये बहुत सारे काम करना पड़ता है क्योंकि हमें 560 लाख मेट्रिक टन का फर्टिलाइजर अवेलेबल कराते हैं किसान भाइयों के लिए, और 2 लाख की जो है रिटेलर आउटलेट है उनको पहुंचाते हैं। और जैसे भाई साहब बताए कि हमें वहाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू उनको बेचते हैं जी। सो ये जो सिस्टम है इसके लिए बड़ा डिजिटल और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी बनी है, और हर एक के साल हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना हमारा रिक्वायरमेंट है और कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, उसके मुताबिक कि साल से शुरुआत से हम इंपोर्ट का प्रावधान करते हैं जी। पर्टिकुलरली यूरिया का कंटिन्यूअसली हर एक महीना एक इंपोर्ट टेंडर जाता है, उसी से इंटरनेशनल मार्केट से उसका इंपोर्ट किया जाता है, पोर्ट से लेके रेलवे से लेके ये ताल्लुकात करके रिटेलर तक पहुंचा जाता है, किसान भाइयों तक पहुंचा जाता है। तो ये जो प्रावधान किया जाता है, जो अरेंजमेंट किया जाता है, वो काफ़ी अहम है। और तिब्बतिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खाद्य उर्वरकों के अलावा जो कृषि आदान है जिनमें काफ़ी ज़्यादा लागत किसानों की आती है, उनकी अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में आप किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? चाहे ऋण की उपलब्धता की भी बात हो, फसल बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, उसकी बात हो, इस तरह की चीज़ों में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या और होना चाहिए? आज जो हमारे किसानों के सामने समस्या है वो सबसे ज़्यादा तो पानी की आती है, और उचित गुणवत्ता वाले बीजों की आती है, और एक सबसे ज़्यादा बिजली की आती है। अगर इस सेक्टर में सरकार ध्यान दे तो हम लोग इनको ड्रिपिंग सिस्टम को और फुहारा विधि को थोड़ा सा बढ़ा करके, क्योंकि ट्यूबवेल जो पानी चलता है और खेतों तक पहुंचता है वो केवल 40% पहुंचता है, 60% पानी वो जमीन ही सोख लेती है। तो जो पाइपलाइन जो बिछती है, अगर उसमें सब्सिडी सरकार दे और एक उचित गुणवत्ता वाले बीज हमें आसानी से उपलब्ध कराए तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। और एक जो फसल हम परंपरागत करते आए हैं उनको थोड़ा चेंज करने का आज समय आ गया है, क्योंकि आज कृषि का वो समय है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने यहाँ बना करके। हम अलग अलग फसल लगा करके कृषि वानिकी पर ध्यान दे करके अलग फसल अपने खेत में लगाएं, जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सके। तो उस पर सरकार ये चाहेगी, हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें उनके जरिए लोन मिले। आज युवाओं का रुझान कृषि की तरफ बढ़ा है, तो अगर लोन 0% मिलेगा तो हर युवा चाहेगा कि हम कृषि सेक्टर के द्वारा अपने भविष्य को संवार सकें। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ऋण की उपलब्धता की अगर खास तौर से हम बात करें, इसके अलावा भी अगर देखा जाए, क्योंकि अगर 2018 और 19 की बात की जाए, जो ऋण सीमा रखी गई थी उससे ज़्यादा का जो ऋण है वो किसानों को उपलब्ध कराया गया था। और पिछले वर्ष की अगर बात की जाए, जो ऋण सीमा रखी गई थी उसमें भी आपको बता दें करीब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो ऋण है वो अभी तक मुहैया कराया जा चुका है। यानी जो मोनालिसा किसान है वो अपना विश्वास जता रहे हैं। जो सरकार ने बात कही थी कि आमदनी हमें दोगुनी करनी है, मिलकर करनी है, तकनीक जो है वो मुहैया कराई जाएगी, किसान उस तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऋण की जहां तक बात है, 15 लाख करोड़ के ऋण देने का लक्ष्य जो है वो पिछले बजट में रखा गया था, और बार बार ये हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्य है सरकार बढ़ाती जा रही है। 13,000 से 13,500, माफ कीजिएगा, 13 लाख से 13.5 लाख करोड़, और इस तरह से 15 लाख करोड़ का। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इंतजार रहेगा वित्त मंत्री को देखने का। और क्योंकि इस बार बहुत ही खास नजारा होगा और दृश्य होगा, हम देखते आ रहे थे कि इससे पहले जब वित्त मंत्री बजट लेकर आते तो एक ब्रीफकेस में लेकर आते थे मुकुल, और मीडिया वालों की नजर बड़ी रहती है उस फोटो ऑप पे। उसके बाद वो बही खाते में तब्दील हुआ है, और इस बार देख के लग रहा है कि एक डिजिटल डिवाइस होगा, क्योंकि बिल्कुल ही पेपरलेस होने जा रहा है। तो कई नई चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, इस बार कुछ नया जो है वो हम देख रहे हैं। और देखिए, इतने मुश्किल समय में भी, कोरोना कालखंड हमने देखा, और उसके बावजूद भी एक उम्मीद यहाँ जो जगाई गई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र सिर्फ एक ऐसा नजर आया है जहां पर मजबूती लगातार बनी रही, और उस मजबूती के लिए सरकार प्रयासरत रही। जो कृषि के लिए सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो लगातार जारी रहीं। लॉकडाउन की स्थिति हमारे देश ने देखी, लेकिन कृषि सेवाओं पर इसका असर ना पड़े, उसके लिए सुचारू रूप से जो सुविधाएं हैं वो चलती रहीं, और उन्हीं का परिणाम हम मान सकते हैं। जिस तरीके से एक सांकेतिक वृद्धि दर जो हमारे सामने रखी गई
है। भले ही अभी थोड़ी सी आर्थिक गिरावट हम मान सकते हैं या कमजोरी जो नजर आती है, लेकिन आने वाले समय में एक अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसा ही कुछ कहता है और उम्मीद जगाने वाला इकोनॉमिक सर्वे है। इतना ही नहीं, बजट से पहले वित्त मंत्री ने जो भी यहाँ पर मीडिया से कहा है उसमें भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत ही शानदार कुछ बजट आने वाला है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कई मिनी बजट आ चुके हैं, ये भी एक तरह का मिनी बजट ही समझिए, यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में तो कुछ खास होगा ही, आगे भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते रहेंगे। पूरी तरह से जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो क्षेत्र है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र जाहिर तौर पे उसमें काफी अहम क्षेत्र रखता है। तो बहरहाल छबिलेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि उत्पादन के साथ साथ जो उत्पादकता है वो बढ़ाना तो है ही, इसके साथ ही आयात निर्यात की हमारी क्या स्थितियां हैं, कृषि उत्पादों की, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपसे उर्वरकों को लेकर बातचीत करना चाहूंगी। यहाँ भी हमने देखा है कि चालू वित्त वर्ष में आयात करना पड़ा है कुछ उर्वरकों का। क्या इस स्थिति में बदलाव की आप गुंजाइश देखते हैं? क्या हमारे यहाँ पर हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? आगे आने वाले समय में आप इस क्षेत्र में क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो उर्वरक क्षेत्र है उसमें हमारा 2 कैटेगरी का उर्वरक है। एक तो है यूरिया, एक है नॉन यूरिया। नॉन यूरिया में आपका डीएपी, एनपीके और एमओपी और सुपर फॉस्फेट, ये सारे आती है। जी जी। ये 2010 के बाद नॉन यूरिया सेक्टर को डी कंट्रोल कर दिया गया है। तो उससे है कि उसका जो प्राइसिंग और मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो डी कंट्रोल हुआ है। इस करके मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस के मुताबिक जो हमारे मार्केटिंग फर्टिलाइजर मार्केटिंग कंपनीज है वो, या इवन मैन्युफैक्चरर्स, वो क्या करते हैं कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस फेवरेबल होता है, अपना प्रोडक्शन भी बंद करके वो इंटरनेशनल बाजार से खरीद करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हैं जी। सो हम आमतौर पर देखा गया है कि तकरीबन हमारा जो कैपेसिटी है नॉन यूरिया सेक्टर में, जो उर्वरक का कैपेसिटी है उसका 60% यूटिलाइजेशन होता है जी जी। तो अभी सोचा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के जो हमारा चल रही है प्रयास, उसके अधीन इनको क्या इंसेंटिव दिया जा सकता है ताकि ये लोग 80% 90% तक हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो और नॉन यूरिया का जो उर्वरक का जो इंपोर्ट है वो कम हो। इसके लिए विचार किया गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रसायन और ये खाद्य विभाग तरफ से उनको भी दिया गया है सुझाव। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ इस बजट में आने वाला है। और जो यूरिया सेक्टर है, यूरिया में हमारा जो खपत होता है हमारा देश में, ये तकरीबन 340 लाख मीट्रिक टन का होता है और हमारा जो प्रोडक्शन क्षमता है वो 240 लाख मीट्रिक टन का है। इसका मतलब है कि हमें 100 लाख टन का यूरिया बाहर देश से आमद करना पड़ता है जी। तो ये उसको कम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत कुछ उद्यम किया गया है। जैसे कि मैं पिछले बार भी आपको बताया था कि हमारा देश में अभी 5 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। एक HURL है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, उसके अधीन गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में 3 प्लांट आ रही है। एक रामगुंडा में एक प्लांट आ चुकी है, इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू हो रहा है जी। उम्मीद है कि 1 महीना में वो प्रधानमंत्री से वो रसायन वो जो फैक्ट्री है और उसका उत्पादन को देश को समर्पण किया जाएगा जी। और जो 5वीं है वो है तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड जी। उसी में ये कोल वेस्ट यूरिया प्लांट ला रहे हैं। तो ये जो सारे है इनका कैपेसिटी है 12.7 लाख मीट्रिक टन और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 साल में, अभी तो रामगुंडम का आ चुका है, गोरखपुर का अगस्त में आ जाएगी और दिसंबर 2021 तक और 2 प्लांट आएगी और तालचेर 2023 तक आएगी। यानी मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर ये जो अंतर है ये खत्म हो जाएगी।
23 तक। जी, लेकिन खासतौर से छबिलेन जी, अगर देखा जाए जब से नीम लेपित यूरिया की शुरुआत हमने की, उसके बाद आपको लगता है जो खपत है उसमें उस पर कुछ प्रभाव पड़ा, या जो मांग ज़्यादा निकल कर आती थी और कालाबाजारी भी हम देखते थे, पारदर्शिता लेकिन अब वो पूरी तरीके से आ गई है? जैसे शुरुआत में आपने बताया कि कैसे एक किसान को जो खाद या यूरिया जब वो लेने जाते हैं कैसे उपलब्ध हो सकता है, लेकिन कितना अंतर हम मान सकते हैं जब से नीम लेपित यूरिया की शुरुआत हुई? देखिए, नीम कोटेड यूरिया का एक जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था जी, कि कम यूरिया अप्लाई करके आपका प्रोडक्टिविटी इंटैक्ट रहे या बढ़े। इसमें एक होता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज और रियलाइजेशन बाय द फार्मर्स, जी, ये चीज में थोड़ा गैप रहा है। जी, क्या हुआ कि यूरिया नीम कोटेड करने के बावजूद किसान भाइयों ने में सेम क्वांटिटी मात्रा में डालते रहे जी। तो जो बेनिफिट होना था वो नहीं हुआ। ज्यादा आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर खेतों में डालोगे वो तो फिर एवापोरेट होगा या जमीन के अंदर जाएगा। प्लांट का तो कैपेसिटी वही होता है जितना ऑब्जर्व करने का। बिल्कुल। सो ये थोड़ा जो कहने का मतलब है कि जो बिहेवियरल चेंज ऑफ और किसान कम्युनिटी उनको इन्वॉल्व करके करने का प्रयास थोड़ा कम किया गया है। ये साइंटिफिक कम्युनिटी ने प्रूव कर दिया कि नीम कोटेड यूरिया आप अगर इस्तेमाल करोगे आपको कम यूरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, शायद प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। सो ये जो गैप रहा पहले 1-2 साल में थोड़ा बहुत कम हुआ जी, मगर खाली तो एक चीज नहीं है, दूसरे फैक्टर्स है कि हमारा, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से वो खत्म हो सकेगा। जी, सरकारी प्रयास एक तरफ है और सही बात है, जो किसान हैं उन्हें भी अपने जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है, तभी जो वाकई में लाभ अपेक्षित है वो लाभ हो पाएगा। और आपको बता दें हम कि बजट सत्र जो है वो शुक्रवार से शुरू हुआ है और उसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का, और साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा जो है वो पेश की जाती है। उसमें पूरी तरह से जो चालू वित्त वर्ष है उसकी अर्थव्यवस्था का जो लेखा जोखा है वो होता है, और उसमें कई तरह से एक इशारा भी मिलता है कि आगे जो सरकार है वो किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो आइए नजर डाल लेते हैं आर्थिक समीक्षा पर, देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें रही। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूद भी उत्पादन के मामले में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4% की दमदार विकास दर हासिल की। समीक्षा के अनुसार सरकार ने हाल ही में 2020-21 सत्र के लिए सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की। विपणन सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने 1 जून 2020 को खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। खरीफ एमएसपी में सबसे अधिक 755 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी नाइजर सीड में की गई। उसके बाद तिल में 370 रुपए, उड़द में 300 रुपए और कपास में 275 रुपए क्विंटल बढ़ाए गए। विपणन सत्र 2020-21 के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2020 को सभी अनुशंसित रबी फसलों की एमएसपी में भी वृद्धि की घोषणा की। रबी एमएसपी में सबसे अधिक 300 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी मसूर दाल के लिए की गई। उसके बाद चना, सफेद सरसों और पीली सरसों में 255 रुपए क्विंटल, जबकि कुसुम में 112 रुपए क्विंटल का इजाफा किया गया। बाजरे के लिए 75 रुपए और गेहूं के लिए 50 रुपए क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि वर्ष 2019-20 में चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 29,66,50,000 टन रहा, जो वर्ष 2018-19 के 28,52,10,000 टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कवरेज 40,700 रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है, जबकि पहले ये आंकड़ा 15,100 रुपए हेक्टेयर था। 12 जनवरी 2021 तक 9 लाख करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला।
वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभों की 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में दी गई। इस दौरान देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना के अंतर्गत 2020-2025 के बीच 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभान्वित होने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में कृषि को एक आधुनिक व्यावसायिक उद्यम के रूप में देखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में कृषि में उत्पादन और उत्पादन के बाद पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे उद्यम की स्थिरता और निरंतर वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। तो जाना आपने इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ खास रहा और कितनी उपलब्धियां जो हैं हमने अर्जित की हैं। जाहिर तौर पर कुछ लक्ष्य भी हैं और जिनको पाने के लिए जो कृषि है उसमें हमें और ज़्यादा आधुनिकता को लाना होगा, आधुनिक तकनीक हमें अपनानी होगी, जिससे लगातार जो हमारी वृद्धि दर है, जो सांकेतिक वृद्धि दर है, न सिर्फ वास्तविक जो सांकेतिक भी दर्शाई गई है उस तक हम पहुँच सकें। तो बजट से संबंधित लगातार सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। योजना थी घर को आग दे उन्हें जलाना था, अग्नि चंडी बन गई थी धुआं बेमिसाल था। इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, ओहो दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। देखो है कितना बेचारा पागल, दर बदर भटकता है बेसहारा पागल। एक बार को तो आया तरस मेरी हालत पर, फिर उन्होंने कहा मुझे दोबारा पागल। आपने एक कान में क्यों इयरिंग पहना है? नहीं, दोनों में पहना है। ये लड़कियां नॉर्मली घबरा जाती हैं ऐसे चक्कर में। नहीं, मुझे श्योरिटी थी थोड़ी भारी है ना, तो मुझे वजन फील हो रहा है। दा डगमगाती डगरिया, ढा ढकेला ढिमरिया, ता तेज तर्रार तंत्र तमाशा, था थे थर थर्राता थप्पड़ थमाता। ये जो द द द द दिल जो तेरे पास है, बाप का माल है। 100 करोड़ का कवि 7 फरवरी रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सबसे बड़ी दिक्कत जब महिलाएं घूंघट से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी वही समस्याएं आई। क्यों हम अपने पति के आगे ऐसे हाथ फैलाएं? क्यों ना हम उनको कुछ ना कुछ दें। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली है पूजा शर्मा। बेमिसाल बेटियां हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 2021-22 बजट गांव और किसान, और हम खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं कि आम बजट जो आज पेश होने वाला है उसमें गांव को, हमारे अन्नदाता किसानों को क्या मिलेगा। और हर बार चूंकि सरकार की प्राथमिकता में ये क्षेत्र रहता है, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जरूर इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे से बहुत कुछ सौगातें जो हैं उस क्षेत्र को मिलने जा रहा है। और खास तौर पर ऐसे में जबकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को झटका दिया है, बाकी सेक्टर्स में गिरावट का रुख रहा है, कृषि क्षेत्र ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और सकारात्मक वृद्धि दर यहां पर रखा है। इसके साथ ही जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी ये कहता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें और उसे समृद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को एक आधुनिक व्यावसायिक उद्यम की तरह देखा जाए। तेवतिया जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले बजट में भी हमने देखा है कि खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है उस पर काफी जोर दिया गया है, और ऐसे में हमारे जो अन्नदाता किसान है वो भी देख रहे हैं हम कि काफी जागरूक हो रहे हैं, मूल्य संवर्धन करने लगे हैं और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है उसमें भाग लेने लगे हैं। तो ऐसे में जो आर्थिक पैकेज भी आते रहे हैं किसानों के लिए, वो कितना उनके लिए लाभदायी साबित हुआ है, और आगे के बजट के लिए भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए जो जैसे आप बता रहे थे मूल्य संवर्धन कर रहे हैं किसान, तो एक तो बी फार्मिंग का जो चल रहा है उसमें हम लोग सारे किसान मिलके एक बी फार्मिंग के हम जो बनाते हैं शहद और बाहर भेजते हैं उसमें तो दिक्कत आती है। और एफपीओ जो आजकल हम बना रहे हैं, एफपीओ बनाने के बाद जो ऋण की जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है। हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सरलीकरण हो। और एक ये शुगर केन का जो फार्मर हैं, जो जितने गन्ना किसान हैं, उनके साथ जो दिक्कत आती है वो पेमेंट उनको बहुत लेट तक मिलती है, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े रहते हैं बहुत दिन तक, उसमें बड़ी दिक्कत है। तो मैं चाहता हूँ कि शुगर केन जो है उसको भी करा जाए और इस फार्मर को भी करा जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह। आइए उनका भी रुख करते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, और जानना चाहेंगे आपसे हम कि जिस तरह से हमने आर्थिक सर्वे में देखा कि जो कृषि का क्षेत्र है उसने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस बीच में, जबकि बाकी सेक्टर्स ने जो है वहां पर एक गिरावट का रुख हम देख रहे हैं। इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए इस वक्त? देखिए, आप जानती हैं कि जो कृषि क्षेत्र है वो पूरा न केवल भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 सालों में कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें मदद करने की कोशिश की गई। जैसे अभी बात कर रही थी आप फूड प्रोसेसिंग, ये पीओ है, उससे लेकर के कई जो क्योंकि केंद्रित है, जो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री ने एक योजना दी है कि हमें किसानों की आय को 2 गुना करना है 2022 तक जी। तो उस चीज को क्योंकि केवल आप आय को 2 गुना करने से नहीं, आय 2 गुना करने के कंपोनेंट जो बहुत सारे हैं जी। तो अगर आप गौर करेंगे 3 तरह की जो योजनाएं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं जो भारत सरकार की हैं उनमें भी कृषि की जो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण और उसके अलावा जो केंद्रीय सेक्टर की जो योजनाएं हैं, इन सबके बीच में तालमेल बनाए रखना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि पीएम साहब ने जैसे अभी कहा, आपने देखा होगा बजट सत्र के शुरू के दिन उन्होंने कहा कि ये 5 बजट तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, अलग अलग पैकेज और उसको देखेंगे। तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ का जो पूरा का पूरा हुआ है, कोरोना में उसने उसको मेंटेन रखा। कई क्षेत्रों में जिसको कहिए कि जो एक बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा था, उसमें जो कृषि क्षेत्र ने जिस तरह का ऐतिहासिक काम किया है और जो भूमिका निभाई है, उसको मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए ही अगर आप देखेंगे तो क्या है, आगे कृषि बजट को अगर 6 देखेंगे पिछले, तो कई नए कदम उठाए गए हैं जो काफी ज्यादा संसाधन लाते हैं, जो मतलब जिनमें काफी संसाधन लगा है। आप जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को आप कर लीजिए, या जो ग्रामीण विकास से जुड़े, क्योंकि एक बात तो नहीं है ना, जो कृषि क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं तो उसमें खेती बाड़ी का क्षेत्र तो है ही, उसके अलावा ग्रामीण विकास में भी काफी उस मद में काफी हुआ, फर्टिलाइजर सेक्टर है, हाँ, आप सिंचाई का जो मद है। तो एक बृहत्तर तौर पर जो मुझे लग रहा है कि ये गांव, गरीब और किसान के बजट का जो केंद्र बिंदु है वो बना रहेगा। क्योंकि अभी तो यह है कि जो पीएम साहब ने 2022 तक के लिए जो बातें की हैं जी। कि हर आदमी को घर मिलना, हर गांव को सड़क मिलना, ये सारा काफी पैसा लगने वाला सेक्टर है। तो कोरोना के बीच में किसी भी वित्त मंत्री के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा कि इतना संसाधन को कैसे दिया जाए। बिल्कुल, इस चुनौतीपूर्ण समय में जाहिर तौर पर बजट पर निगाहें और ज्यादा हो जाती है अरविंद जी। और हम देख रहे हैं कि बजट पेश होने से पहले ही सेंसेक्स में भी एक बड़ा अच्छा उछाल देखा जा रहा है, यानी
कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो भी काफी बेहतर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। खास तौर पे बताएं हमें कि आप जो बता रहे थे कि अलग अलग कंपोनेंट्स है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री ने ये भी जाहिर कर दिया है कि जिस तरह से मिनी बजट सरकार लाती रही है, ये भी बजट जो है वो भी इसका एक हिस्सा है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ यही बजट नहीं, आगे भी लगातार जिस तरह समय समय पर घोषणाएं करती जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बजट में कुछ नई घोषणाएं क्या होंगी, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग उम्मीद होती है। लेकिन जो कृषि क्षेत्र है जी, वो कोई ऐसा नहीं कि आप कोई रोज नई घोषणा, आप इतना विशाल देश है आप समझिए जी, और उसमें सवाल है कि जो आपने योजनाएं जो बनाई है पहले, जैसे प्रधानमंत्री मान सम्मान का निधि जो है वो खुद ही आप देख लीजिए कि एक बड़ा कंपोनेंट है जो कि कृषि मंत्रालय के बजट का एक बड़ा हिस्सा वहां है जी। अगर आप ग्रामीण विकास में देख लीजिए तो मनरेगा का जो बजट है और उस पर काफी पैसा आप देखिए ऐतिहासिक रहा, जो कोरोना का दौर रहा उसमें सबसे ज्यादा जो है कामकाज उसी क्षेत्र में हुए हैं जो है जी। तो अब जो कृषि क्षेत्र में किसान है, खेत मजदूर जो है, जो कृषि मजदूर है, उन सबकी आजीविका भी कैसे बनी रहे और हमारी कृषि क्षेत्र की विकास की दर कैसे बनी रहे और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो कैसे होता रहे। मुझे लगता है कि इस बजट का पूरा फोकस वो होगा, क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अगर आपकी गांव-गांव सड़कें बनेगी तो किसानों के लिए जो आप नए एक विजन को लेकर के आ रहे हैं कि आखिर जो बाजार हाट है उसकी कनेक्टिविटी के लिए सड़क चाहिए, तो जो ग्रामीण सड़क योजना का जो 3rd फेज है जिस पर काम चल रहा है वो अपने आप जितने भी आपके आर्थिक जगह हैं वहां से कनेक्ट हो रहे हैं आप जो है। उसके बाद जो है फूड प्रोसेसिंग से लेकर के जो स्टोरेज का जो पूरा नेटवर्क है अगर आपका मजबूत होगा तभी तो जो कृषि सुधार है वो जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि रातों रात आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना। तो मुझे लगता है कि जो कृषि में जो आधारभूत ढांचा जो सरकार बनाएगी तभी तो निजी क्षेत्र आएगा उसमें, तो उसके लिए एक बहुत ही सॉलिड होमवर्क जो है तैयार करके मुझे लगता है कि, क्योंकि यही नहीं है आप जीरो बजट की बात करें, जीरो बजट खेती की, या जो है आप जैविक खेती की बात करें, तो ये सारे उपाय यही हैं कि आखिर किसानों की आय बढ़ेगी तभी जब खेती की लागत कम होगी। तो सरकार ने पूरा योजनाबद्ध तरीके से बनाया कि खेती की लागत कम हो, कुछ ऐसी किसान कुछ ऐसा जीरो बजट की बात की है। मुकुल, ध्यान होगा कि पिछले बजट में जो है उसका जिक्र काफी रहा है और पूरे साल भर भी कोशिश यही की जाती रही है कि जो किसान है उनको जीरो बजट खेती की ओर ले जाया जा सके। बिल्कुल, देखिए किसान की भी कोशिश यही रहती है कि जो उसकी लागत है कैसे वो उसको कम कर सकते हैं, सरकार के भी प्रयास ये रहे। लेकिन इस बजट से हमारे जो किसान हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आइए देखते हैं। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो हम फसल करते हैं उसके लिए हमें जो उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, वो उपकरणों पे जो सरकार ने जो सब्सिडी है, जो अनुदान है वो अभी 50% है, तो उसको बढ़ाया जाए और हमें जो खेती कर रहे हैं उसके लिए अधिक से अधिक उपकरण प्राप्त किए जाएं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें जो 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है इसको और बढ़ाया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हमें सरकार से इस बजट में ये उम्मीद है कि जैविक मंडियाँ खोली जाए जिससे जैविक अनाज के अच्छे दाम मिल सके। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि किसानों को जो केसीसी दी जा रही है इसकी ब्याज दर कम करी जाए और इसकी अवधि बढ़ाई जाए। इस बजट से हमें यह उम्मीद है कि जो हमें ये फव्वारा सिंचाई पर जो योगदान दिया जा रहा है इस सब्सिडी को और बढ़ाया जाए, तो इससे हमारी रुचि भी मतलब और बढ़ेगी, तो हम भी रुचि के साथ कार्य करेंगे। हाँ, तो काफ़ी उम्मीदें हैं किसानों को यहाँ पर इस बजट से, और देखना होगा कि इस बजट में उनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती है। हालांकि जैसे कि यहाँ पर चर्चा भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मिनी बजट का एक पार्ट है, तो अगर कुछ बातें जो हैं इस बजट की घोषणाओं में हमें न भी सुनने को मिले तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो ज़रूर सुनी जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिशें की जा रही है और हर एक जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कॉम्पोनेंट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करना। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, इस पर भी पूरा जोर है सरकार का। और आइए रुक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की तस्वीरें आ रही है।
और साथ ही देखेंगे हम मुकुल, क्योंकि गहमा गहमी बिल्कुल शुरू हो चुकी होगी, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही देर बाद आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे संसद भवन से, और उसके बाद कुछ ही देर बाद जो बजट है उसका भाषण भी शुरू होगा। लेकिन यहाँ मोनालिसा, जैसे अरविंद जी हमें बता रहे थे किस तरीके से देखो बजट को बढ़ाया गया है। अगर कृषि क्षेत्र जो है पूरी तरीके से फोकस में रहा है, और साल 2013-14 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर करीब 21,900 करोड़ का सिर्फ हमारा बजट होता था। लेकिन अगर पिछले वर्ष की अगर बात हम करते हैं तो यहाँ पर 1,34,399 करोड़ तक हमने इसको पहुंचा दिया। तो अपने आप में ये काफ़ी अहम है, ऐतिहासिक बजट हम मान सकते हैं। और कृषि क्षेत्र जो कि हमेशा से हम मान सकते हैं हर एक सरकार के लिए महत्वपूर्ण रहा है, और इस बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसके साथ साथ गांव तक जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ शहरों का विकास हो बल्कि गांव-गांव तक ये विकास जाना चाहिए। उसी के लिए अगर हम बात करें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, जिसके तहत हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाएं हैं, उनके लिए बाकायदा सरकार प्रयास कर रही है। 100 करोड़ से ज़्यादा की बात इसमें कही गई थी, प्रावधान अब जो दिया गया, और उसमें भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए परियोजना की तो उनको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 6,835 परियोजनाएं थी, जिन्हें अब लगभग 7,400 तक पहुंचा दिया गया, और उसमें भी करीब 210 परियोजनाएं तय सीमा से हम मान सकते हैं कि उनमें उन्होंने पूरा कर चुकी हैं अपना काम। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बजट की आप बात कर रहे थे, अगर कृषि क्षेत्र, सिंचाई और ग्रामीण विकास को जोड़ दिया जाए तो पिछली बार का जो बजट था वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा कहीं जाता था। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार के बजट में भी और कई सारी चीजें शामिल हो जाएंगी और काफी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प कुछ जो उम्मीदें हैं वो हमारे किसानों ने जताई है, और उसमें छबिलेंद्र राव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमारे किसान साथी ने ये भी कहा है कि जैविक खाद के लिए भी अपना मार्केट हो, तो इसकी बात काफी समय से कही जा रही है कि जो उर्वरक है उसका संतुलित प्रयोग हो। इसके लिए जरूरी है कि नीति में भी कुछ बदलाव किए जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद ही कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जाते हुए नजर आए, और गहमा गहमी बिल्कुल पूरी तरह से बन गई है। महज 15 मिनट का अब बस फासला है, जिसके बाद संसद में जो बजट है वो पेश किया जाएगा, और सबकी निगाहें होंगी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पर। किस तरह से इस बार पेपरलेस डिजिटल बजट पहली बार संसद में पेश किया जाता है, तो बहुत ही खास होने जा रहा है ये बजट, और लोगों की बिल्कुल नजर रहेगी। कितना लंबा होगा ये बजट भाषण, मुकुल, इस पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो हमारी वित्त मंत्री ने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा था लंबे भाषण का। देखते हैं कि इस बार कितना लंबा होता है। जाहिर तौर पर देखिए, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कितनी देर तक का ये भाषण होगा, कितना लंबा बजट हो सकता है। लेकिन हम जरूर कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब से पहले भी मिनी बजट के तौर पर 4 से 5 बार हमारे पास इस तरह के बजट हमें मिल चुके हैं। फिर चाहे हम विशेष आर्थिक पैकेज की बात करते हैं या लगातार जो परियोजनाएं आती रहें, ये काफी बेहद जरूरी होती हैं, और उसी के लिए लगातार सरकार जो है वो प्रयास भी कर रही है। लेकिन खासतौर से देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो किसानों की उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें वो पूरी हो पाती हैं, क्योंकि सरकार की भी कोशिश यही है कि चौतरफा विकास किया जाए कृषि क्षेत्र का, और हर किसान की जो उम्मीद है, एक गाँव में जो किसान रहता है वहां जो उसकी उम्मीद है उसको भी पूरा कर सके। बिल्कुल, उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता पर भी जोर है और पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। तो छबिलेंद्र जी, मैं अपने सवाल पर लौटती हूँ कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग हो, इसके लिए क्या कोशिशें जो हैं वो और किए जाने की जरूरत है। जो जैविक खाद की बात हो रही है, बायो फर्टिलाइजर्स है, कंपोस्ट है, इनकी उपलब्धता और बढ़े, और जो किसान हो वो भी प्रोत्साहित हो इनके प्रयोग के लिए। इसके लिए क्या कुछ आगे किए जाने की जरूरत है? देखिए, हमारा जो अभी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है मोस्टली केमिकल फर्टिलाइजर के लिए है जी, और केमिकल फर्टिलाइजर है कि 2-4 केमिकल फर्टिलाइजर है, ब्रांड नेम है, यूरिया है, DAP है। अभी दुनिया भर में नए केमिकल फर्टिलाइजर अभी आ चुकी है जी, और सेम केमिकल फर्टिलाइजर को डिफरेंट तरीके से उसको इस्तेमाल करने का भी प्रणाली शुरू हो चुकी है। जैसे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हो गया जी, नए अमोनियम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर आई है, जिसमें फर्टिलाइजर का जो वो बोलते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी तकरीबन 25% 30% से बढ़ के 70% तक चल जाती है जी। तो उसको प्रावधान देना चाहिए। दूसरी तरफ हो गया हमारे बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो हमारे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, और हमारे जो गोबर बेस्ड फर्टिलाइजर्स है, इनको प्रावधान देने के वास्ते जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया है। एक चिंतन शिविर भी किया गया था, वो डिस्कशन फोरम,
उसी से जो नतीजा निकल के आया है कि बताया गया कि ये जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है, ये सब्सिडी को आप केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ ना जोड़ के आप एक एग्रीगेट क्वांटिटी फार्मर को दे दो। फार्मर के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो किस फर्टिलाइज़र उर्वरक के ऊपर उसको इस्तेमाल करे। और उसके लिए हमारा जो सॉयल हेल्थ कार्ड है उसमें भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देख के सजेशन किया गया है कि आप किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नए नए फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या नए बायो फर्टिलाइज़र, नए रासायनिक फर्टिलाइज़र, उनको देने वास्ते सब्सिडी देने वास्ते कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए भी कोई मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हो या दूसरे तरीके से असिस्टेंस देने का सुझाव दिया गया है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काफ़ी जोर रहा है और पिछले साल अगर हम देखें मुकुल तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है फसल अवशेष जलाने के मामलों में, और जाहिर तौर पे इसके पीछे सरकार की कोशिशें रही है। मशीनें जो हैं वो सब्सिडी के तौर पे दी गई है। वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। तेवतिया जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इन कोशिशों को आप किस तरह से देख रहे हैं किसान के तौर पर, और चाहे मशीनरी की उपलब्धता की बात हो या फिर बाकी तमाम चीज़ें जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जाती रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? इनमें किसमें आप मानते हैं कि और ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है? अभी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही आमूलचूल होती हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट जो राज्य सरकार करती है उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। 60% योजनाएं केंद्र सरकार देती है, 40% योजनाएं ये राज्य सरकार देती है। हम तक, किसानों तक वो सारी योजनाएं अच्छी तरीके से पहुंचे, इसके लिए सरकार को कोई प्रावधान होना चाहिए। जैसे सर ने अभी बताया था कि फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, मिट्टी की जांच से हम पता चल जाता है कि हमें क्या डालना है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर सब होता है, लेकिन अधिक उसमें फर्टिलाइजर डालने के कारण हम अपनी फसल की ग्रोइंग ज्यादा नहीं कर पाते। और ये साल आने वाला ऐसा है कि जल, जैविक, पर्यावरण, गांव, इस पर इसका फोकस रहेगा। तो हमें एक ऐसा वो चाहिए बजट कि हम एक उसमें तो जो जानकारियां हैं और जो प्रचार प्रसार है वो और बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स को केवीके से जोड़ा गया है उसका असर बहुत जल्दी नजर आएगा। अरविंद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक बहुत ही अहम जो है कृषि सुधार वो बीते दिनों किया गया है, वो है जो नए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। कुछ किसान हालांकि नाराज है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से उसके बारे में अलग से बताया गया है कि किस तरह से ये 3 नए जो कृषि कानून है वो जरूरी थे। अलग अलग सिफारिशें जो वक्त के साथ आती रही हैं इस तरह की मांग को लेकर के, उनका जिक्र किया गया है। तो इस तरह से आपको लगता है कि मंडी व्यवस्था हो, चाहे जो ये विकल्प जो दिया जा रहा है किसानों को, जिसमें वो अपनी मर्जी से वाजिब भाव जहां भी उन्हें मिलता है वहां पर वो बेच सकता है अपनी फसल को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये तमाम जो पूरी व्यवस्था है, इसमें सुधार के लिए कुछ इस बजट में भी जरूर होगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो कृषि सुधार की बात है, देखिए कृषि सुधार ये समय का तकाजा है, क्योंकि अगर आप भारत की खेती बाड़ी को, अगर उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है, किसान की आय बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर जो आपको दुनिया के साथ चलना होगा जी। और इसके अलावा ये भी आपको ऐसे उत्पाद बनाने होंगे कि दुनिया के बाजार में आप खड़े भी हो सकें। तो उसके लिए क्या है, पहला चीज तो ये होगा कि आपके पास टेक्नोलॉजी आए, और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की जरूरत है। जैसे अभी हमारे एक किसान भाई बता रहे थे जी। तो भारत सरकार जो योजनाएं बना रही है उसके साथ अगर राज्य सरकारें कदम ताल प्रॉपर करेंगी और किसानों तक वो सारी चीजें पहुंचेंगी, तो जरूरी है कि कृषि सुधार हो, और मंडी सुधार उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि एक बजट पहले जिस तरह से ग्रामीण हाटों को, 22,000 ग्रामीण हाटों को कनेक्ट करने की बात हुई, क्योंकि जो छोटा किसान है, बेसिकली सबसे बड़ी समस्या आज के तारीख में छोटे किसान की है, जो कि कुल मिलाकर के छोटा और सीमांत किसान 86% है कुल हमारे किसानों की संख्या का। और हम ये भी ध्यान रखें कि 56% हमारी आबादी का बोझ अभी भी ये कृषि क्षेत्र संभाला हुआ है, तो उनको रोजगार भी उनका चलता रहे और उनको समय के साथ वो दुनिया के बाजार में खड़े हो सके। तो क्या रास्ता, उसका रास्ता तो एक ये है कि किसानों की आय बढ़े और खेती की लागत कम हो और खेती में इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट, देखिए, इन्वेस्टमेंट अभी तक जो हो रहा है वो छोटे पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर निवेश होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि एक साउंड नीति बने, ठोस नीति बने। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको नाराजगी है वो उनकी नाराजगी की अब अपनी अलग वजह है, लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, मंडी व्यवस्था कुल मिलाकर के ठीक ठाक मंडी व्यवस्था चंद राज्यों तक सीमित है, तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर राज्यों में खरीद की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए, राज्य सरकारें थोड़ा और
कदम बढ़ाएं, पैसे खर्च हों, और भारत सरकार ने जो एक मोमेंटम बनाया हुआ उसमें अगर राज्य सरकारें भी कदम ताल करके आगे बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि ये सुधार जो है ये समय की जरूरत है। अगर दुनिया के बाजार में भारत के किसान को खड़ा करना है, इस मंडी ये जो कानून आए हैं, नए कृषि कानून आए हैं, इसको लेकर जो तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसमें एक ये है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म करने की मंशा है सरकार की, वो पूरी तरह से ध्वस्त होती है जब हम देखते हैं कि सरकार का जोर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पर किस तरह से है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र है। जब सरकार और बड़े पैमाने पर राशन मुहैया कराने पर जोर दे रही है तो जाहिर तौर पर सरकार को प्रोक्योर करना पड़ेगा और जाहिर तौर पर जो एमएसपी है उसी पर प्रोक्योर करेगी। तो ये जो भ्रम है वो पूरी तरह से ध्वस्त इसी बात से हो जाता है। नहीं, देखिए अभी समस्या ये है कि जो आपका भारत का जो खाद्य सुरक्षा का जो कानून है उसको लागू करने के लिए आपको 600 लाख टन तो अनाज चाहिए ही ना। 600 लाख टन अगर आपको अनाज चाहिए तो आपको जो जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाराजगी है उनको भी ये बात समझना होगा कि ये जो है सरकार तो खरीदेगी, अगर आपसे नहीं खरीदेगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और मिडिल मैन से खरीदेगी, वो खरीदेगी सरकार को तो बहुत महंगा पड़ेगा जी। वो तो आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा तो होगा कि इंपोर्ट ही कर ले तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ये नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि किसान को जो सरकार ने जो कहा भी है बार बार, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कहा, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा और अपील की कि आप लोग आइए बात करिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में नाराज भी होते हैं लोग, खुश भी होते हैं तो, और सरकार लगातार वार्ताएं भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरह से जो जिन लोगों को कृषि सुधारों को लेकर के नाराजगी है वो भी दूर होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो दूर होंगे और सरकार का जो पक्ष है वो समझेंगे, क्योंकि खाद्यान्न वितरण की जो बात करें अगर हम देखें तो एनएफएसए ने जो किया सो किया वितरण, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत काफी ज्यादा अन्न का वितरण किया गया है। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत भी अलग से जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें भी खाद्यान्न का वितरण किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ तभी हो रहा है जब एमएसपी पर जो सरकार है वो प्रोक्योर कर रही है और दे पा रही है। इसके अलावा जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात है, छबिलेंद्र राहुल जी, इससे क्या आपको लगता है कि ये जो उर्वरक है और अगर जैव उर्वरकों की भी बात कर ले, इनको उपलब्ध कराने के लिए ये काफी कारगर साबित होगा अगर ये जो कदम है ये पूरी तरह से अमल में आता है? तो देखिए, अगर ये जो इंटीग्रेशन होती है ना, सरकार के डिफरेंट सिस्टम है कि कोई सब्सिडी आप खाद के लिए दे रहे हैं, हम सीड के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको फूड ग्रेन्स खरीद करने के भी दे रहे हैं कि कुछ किसान भी, ये नहीं है कि सारे किसान के भरपूर उनका उत्पादन होता है। तो अगर वो इंटीग्रेशन जैसे एक वन रेशन कार्ड हो गया और हमारा फर्टिलाइजर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बायोमेट्रिक का प्रावधान है, बिल्कुल आधार से लिंक हो रहा है तो जो लीकेज की समस्या आती है उससे ये डेफिनेटली ये खत्म हो जाएगी और काफी हद तक ये खत्म हो चुकी भी है। जी बिल्कुल, काफी हद तक ये खत्म भी हुई है। और ना सिर्फ हमें यहाँ मौलाना साहब बात, ना सिर्फ वितरण को हम देखें बल्कि सरकारी खरीद के जो अभी तक के आंकड़े भी खासतौर से देखते हैं, खरीफ विपणन सत्र की भी अगर हम बात कर लें, सिर्फ धान की अगर खासतौर से मैं पहले बात करूं तो उसमें भी करीब 20% से ज्यादा की इस बार हमने वृद्धि देखी है। 596 लाख मैट्रिक टन हमने देखा है किस तरीके से सरकार ने सरकारी खरीद की है। जो केंद्र थे वो ज्यादा इस बार स्थापित किए गए। इसके साथ साथ कपास की भी अगर खासतौर से हम बात करें तो वहां भी काफी किसानों को फायदा पहुंचा है। केवल अगर धान की भी हम बात करते हैं तो करीब 86 लाख किसान है जिनको एमएसपी का लाभ अभी तक मिल चुका है। और ऐसी स्थिति में अजीत जी, जैसा आप कह रहे थे कि जो किसान है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन धान की बात की जाए या कपास की हम बात करते हैं, और भी कृषि जिनसे हैं जिनके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन क्या सिरे से इस बात को कह देना कि एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और आगे हमें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, इससे किसान क्यों इतना एकदम सहमत हो रहे हैं? एक ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एमएसपी व्यवस्था तो चलती आ रही है, चलती रहेगी। जब से ये मंडी कानून बने हैं तो 1970 में मंडी कानून बने थे, उन मंडी कानूनों में हमें अपग्रेड करने की कोशिश करनी थी, वो सरकार ने करी है। और लगभग 22 सालों से जो हमारी किसान संगठनों की मांगे थी कि किसान को एक खुला बाजार मिले, उसके हिसाब से आप देखो ना एमएसपी कहाँ 1900, लेकिन एमपी का अगर गेहूं अगर बिक रहा है तो 3300 और 3400 बिक रहा है। तो अगर ये एमएसपी खत्म ही करनी होती तो हम तो चाहते हैं एमएसपी से ज्यादा हम
किसान वो बना के अपनी फसल बेचें। तो ये तो सारी यानी सिर्फ भ्रम की स्थिति, और इसी वजह से देखिए ना सिर्फ कृषि कानून बल्कि उसको नाम हम दे रहे हैं कृषि सुधार का, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और जैसा कि मोनालिसा हमने देखा कि बाजार में कितनी संभावनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी जो निगाहें हैं अब भारत पर टिकी हुई हैं कृषि बाजार को लेकर, और उसी नजरिए के तहत या उसी को देखते हुए हम मान सकते हैं कृषि सुधार के लिए अब हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है इन कृषि कानूनों की मदद से। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात हो रही है तो जो हमारे आयात निर्यात की स्थिति है उस पर भी अगर हम नजर डालें तो खासतौर पे दलहन पर हम देख रहे हैं कि हमें आयात करने की नौबत आ जाती है और ये आयात कम करना पड़े, इस पर लगातार सरकार का जोर है। अरविंद जी, एमएसपी का जो लाभ है हम देख रहे हैं खरीफ में खास तौर पर बाजरा, उड़द, तूर और मक्का के किसानों ने उठाया है, तो रबी में भी मसूर, चना, सफेद सरसों और कुसुम के किसानों ने उठाया है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि जो दलहनी फसलों के जो किसान हैं उनको एमएसपी का काफी लाभ मिला है। तो क्या इस तरह की कोशिशों से आपको लग रहा है कि जो दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उस ओर हम तेजी से बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल के आंकड़े तो काफी उत्साहजनक हैं इस मामले में, क्योंकि देखिए भारत वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा दाल उत्पादक देश है जी, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा दलहन खाया जाता है, क्योंकि शाकाहारी आबादी हमारी सबसे ज्यादा है जी। और कई तरह की दालें हम पैदा करते हैं और मंगाते भी हैं। तो उसके नाते जो अभी दलहन और तिलहन भारत सरकार की ये प्राथमिकता में है और उसका एक पॉजिटिव सिग्नल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जो दलहन उत्पादक इलाके हैं, जो संयोग से पहले हरित क्रांति वाले जो इलाके थे वो वहां से दालें गायब हो गई हैं, वो दालें शिफ्ट कर गई हैं अब जो ड्राई लैंड फार्मिंग यहाँ हो रही बारानी खेती वाले इलाकों में। और वहां के किसानों को लगातार शिकायत थी कि उनका जो है दलहन एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता। उसमें सबसे बड़ा इलाका है जब आप लातूर से लेकर के और जो कर्नाटक तक के जो इलाके हैं वहां अब जो है दलहन की एमएसपी पर खरीद जो है ठीक ठाक शुरू हुई है। जी। दूसरी शिकायत थी मोटे अनाज वाले जिनकी आपने जिक्र किया अनाजों का, तो मोटे अनाज पर भी मोटे अनाज की खरीद भी जो है मोटे अनाज जो है उनकी जो पैदावार है वो भी बढ़ाने पर जोर है और खासतौर पे जो असिंचित क्षेत्र हैं वहां के किसानों के लिए काफी ज्यादा इसमें उन्हें जोर दिया जा रहा है कि वो उगाए, उनके लिए भी बेहतर है जो काफी बेहतर हम मान सकते हैं, जो एक नीतिगत तरीके से जिस तरीके से सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और खासतौर से छबिलेन जी आपने बात की थी यहाँ फर्टिगेशन की या घुलनशील हमारे जो खाद है जिसके जरिए जो किसान है उनकी लागत भी कम होती है। फर्टिगेशन तकनीक की अगर बात की जाए या घुलनशील जो हमारे खाद्य और उर्वरक हैं किस तरीके से अब इनका प्रचलन हम मान सकते हैं बढ़ा, और खासतौर से वो क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के लिए जो पानी के संसाधन है वो काफी कम है। देखिए जो फर्टिगेशन है वो सिर्फ जहाँ सिंचाई का प्रबंध है वहाँ हो सकता है, दूसरी जगह तो नहीं हो सकता है। मगर वहाँ आपको इसका प्रसार करने के लिए एक इरिगेशन जो आपका माइक्रो इरिगेशन है उसके लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, वो तो साधन के लिए है। मैं जैसे बताया था कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ये सब्सिडी कंपोनेंट में अगर इस फर्टिगेशन सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संसद भवन से जी। बजट के लिए अब देखिए कुछ ही देर में जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो भाषण है वो शुरू होगा और पूरी प्रक्रिया के तहत